जय हिंद। नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी की तरफ से रीट लेवल 1 का जो मेजर टेस्ट का आयोजन है वो 5 जनवरी को करवाया गया था। वो पूरा पेपर आज हम सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको बता दूं 80 जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए, वो मैंने पहले से वीडियो है वो अपलोड कर रखा है, आप सभी ने देख भी लिया होगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उन सभी के पास लिंक जरूर भेजें। और साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप के से जरूर जुड़ें, वहाँ से आप महत्वपूर्ण नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो देखो हम शुरू करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। इससे पहले जो भी थे वो अपने 80% वो देख लिए थे। आप देख सकते हो यही जो क्वेश्चन था अपना पहला क्वेश्चन कि पत्र मार हो लिया, लठ मार हो लिया, यही क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। और लेवल 1 का जो पेपर है मेजर टेस्ट 2। तो देखो हम सीधे 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 81 से शुरू कर लेते हैं। तो देखो मैथ के क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में विस्तारपूर्वक। देखिए पहला प्रश्न है अपना कि राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI के संबंध में असत्य कथन बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखो इसमें दो प्रकार की कार्यधारणाएं ICT व नॉन ICT सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संचालित किया जाता है, ये भी सही है। और इसका संचालन स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह भारत उद्योग परिसंघ व यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है, ये बात इसमें क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करें कि SDMC की साधारण सभा की बैठक में सभा अध्यक्ष होता है। जो SDMC की जो साधारण सभा होती है उसमें बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है, वो हमसे पूछा तो कौन करता है कि प्रत्येक बैठक के लिए स्थानीय समुदायों में से चयनित होता है। जब भी SDMC की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में स्थानीय जो समुदाय होता है उसमें क्या किया जाता है, चयन किया जाता है हर बार। देश में GER को 100% हासिल करने के लिए NEP 2020 में NIOS तथा स्टेट ओपन स्कूल द्वारा ABC लेवल के पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई है, जो किन कक्षाओं के समक्ष होगा। तो देखो NIOS तथा स्टेट ओपन जो स्कूल हैं उसमें A, B व C लेवल के जो पाठ्यक्रम की जो सिफारिश की गई है वो किस किस जो कक्षाएं हैं उनके लिए की गई है, वो हमसे पूछा है 83 नंबर में। तो वो है तीसरी, 5वीं और 8वीं, 3 कक्षाओं के लिए है वो सिफारिश है की गई है A, B, C लेवल के लिए। उसके बाद में देखो हम बात करें कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा के वर्तमान अध्यक्ष है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा के वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तो कौन हो जाएंगे इसमें, कलराज मिश्र हो जाएंगे, जो हमारे राज्यपाल हैं। उसके बाद में हम बात करें कि तीर्थों की नानी के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, तीर्थों की नानी के नाम से तो कौन सा है, देव यानी है वो तीर्थ स्थल है, तीर्थों की नानी के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर पाली जिले में स्थित है, तो पाली जिले में कौन सा प्राचीन नगर है वो हमसे पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, हरथुड़ी। क्या हो जाएगा, हरथुड़ी। देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, साथ में कमेंट भी किया करो। एक दूसरी बात मैं बता दूं कि पेपर का थोड़ा सा आप वेट कर लिया करो। आप सभी को पता है कि मैंने इतने सारे पेपर डाले हैं, तो और भी मैं डालने वाला हूं। आप सभी को पता है कि मैं जितना भी मैटर होता है वो अच्छे तरीके से बता के फिर पेपर करवाता हूँ। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी थोड़ा इंतजार करो और कमेंट जरूर करते रहा करो कि आप वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और साथ ही साथ में वीडियो के में कमेंट भी दिया करो कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, कोई भी आपको आपके सुझाव हैं वो जरूर बताएं। और साथ साथ में उत्तर भी आप है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें और लाइक जरूर कर दिया करो। उसके बाद में देखो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना है वो कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1977 के अंदर हुई थी RCDF की स्थापना। राजस्थान एकल या दिवी पुत्री योजना के तहत कक्षा 10 की पात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर दे प्रोत्साहन राशि। तो राजस्थान के अंदर जो भी किसी के एक पुत्री है या दो पुत्री है, जो ये योजना है उसमें जो कक्षा 10 की जो पात्र छात्राएं होंगी उनके लिए कितनी प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी, तो कितनी दी जाएगी, 31,000 रुपये दी जाएगी। उसके बाद में कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। तो बलराम का जो जन्मोत्सव जो मनाया जाता है वो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो हल षष्ठी मनाया जाता है। उसके बाद में निम्न में से कौन सी जयपुरी ख्याल की विशेषता, जयपुरी ख्याल की विशेषता में बताने की कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी इसमें कि नए प्रोग्राम प्रयोगों की संभावना होती है जयपुरी ख्याल के अंदर। जब भी कोई भी हर बार जो ख्याल लगती है उसमें हर बार नए प्रयोग की संभावना ज़्यादा होती है। निम्न में से कौन सा गीत महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव के समय गाया जाता है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो महिलाएं जो गीत गाती है वो हमसे पूछा गया, तो कौन से गाए जाएंगे, घुघरी। उसके बाद में देखो चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं क्या दे रखा है ये, उरुना चित्र का निम्न में से किस चित्र से लिखें। तो देखो चांद है, तैयब है, राम सिंह भाटी है, साहिबा है, उरना है। तो ये किस चित्रकला के जो कलाकार हैं वो हमसे पूछा गया। ये चित्रकार दे रखे हैं हमें, तो कौन सी चित्रकला के कलाकार हैं ये हमसे पूछा, तो किन से, अजमेर के। 12 कोटड़ी सामंत व्यवस्था राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी, 12 कोटड़ी सामंत प्रथा कहाँ पे प्रचलित थी, जयपुर में प्रचलित थी। राव कल्याणमल का कौन सा पुत्र अकबर का दरबारी कवि था, तो अकबर का दरबारी कवि कौन था, पृथ्वीराज राठौड़, डिंगल का हेरोज। किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय को वेरी घट की उपाधि
दी गई है। तो देखो जो चौहान शासक गोविंद तृतीय था उनको वीर गटकी के नाम से जाना जाता था, तो वो कौन से ग्रंथ के अंदर इसका उल्लेख मिलता है वो हमसे पूछा, तो कौन से मिलेगा, पृथ्वीराज विजय में। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुए बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था बाड़ी का युद्ध, उसमें इब्राहिम लोदी की जो सेना का नेतृत्व करता था वो हमसे पूछा कौन था, तो कौन था, मियां माखन। विद्यार्थियों में उद्यमिता एवं कौशल विकास हेतु हाल ही प्रदेश के किन 2 जिलों में आई स्टार्ट नेस्ट इन्वेस्टर सेंटरों को लोकार्पण किया गया। विद्यार्थियों में उद्यमिता एवं कौशल के विकास करने हेतु प्रदेश के 2 जिलों में आई स्टार्ट नेस्ट इन्वेस्टर सेंटरों का लोकार्पण किया गया है, तो वो कौन से जिले हैं जिनमें ये किया गया है, 97 नंबर में जोधपुर और पाली में किया गया है। उसके बाद में देखो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 3 नए वार्डों का गठन किया है, इनमें शामिल है बोर्डों का गठन किया है। हाल ही में राज्य सरकार ने क्या किया, 3 बोर्ड बनाए, वो कौन कौन से बोर्ड है वो हमसे पूछा कि इसमें शामिल कौन सा नहीं है। तो देखो 98 में क्या हो जाएगा, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन किया। जब भी अशोक गहलोत का नाम आए या जब भी ज्योतिबा फुले के नाम से कोई भी पर्सन बने तो हमेशा टिक कर दिया करो अशोक गहलोत, क्योंकि ये हर बार करता है। राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, इन तीनों का क्या किया है, गठन किया गया है। ये राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान श्रम शिल्प विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, लेकिन राजस्थान राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन अभी नहीं किया गया। निम्न में से किसी हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय जो चुनाव आयोग है उसमें उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया वो हमसे पूछा, तो किसको, अजय कुमार बादू को किया गया। उसके बाद में NFSA के लिए राज्यों के रैंकिंग इंडेक्स 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर है। NFSA के लिए राज्यों के रैंकिंग इंडेक्स 2022 में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, तो वो हमसे पूछा गया 100 नंबर में, तो 15वें स्थान पर। 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के ध्वजवाहक, 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का राज्य ध्वजवाहक कौन था, रजत चौहान थे। उसके बाद में प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना में खरीफ व रबी की फसलों पर प्रीमियम क्रम से देय है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ व रबी की फसलों पर प्रीमियम क्रम से देय है कितना दिया जाता है वो हमसे पूछा है, तो 2% व 1% दिया जाता है प्रीमियम। उसके बाद में राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी कब जारी की गई, राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी है वो कब जारी की गई थी, तो 2021 में। बिलों का घर क्या कहलाता है, 104 नंबर में बिलों का घर कहलाता है कू। उसके बाद में हम बात करें नागौर जिले का डेगाना बाकरी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नागौर जिले का डेगाना बाकरी तो किसके लिए, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अवतल लेंस से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा सीधा व आभासी बनता है। निम्न में से कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, राइबोसोम। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइड ने स्वान ने दिया था। उसके बाद में हृदय धड़कन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हृदय धड़कन की जो शुरुआत है वो होती है SA नोड से। महिलाओं में कौन सा हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के विकास हेतु उत्तरदायी है, महिलाओं में कौन सा हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के विकास हेतु उत्तरदायी है, तो कौन सा है इसमें, एस्ट्रोजन। उसके बाद में हम बात करें गणित के क्वेश्चन है कि एक आयताकार ठोस के 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 16, 16, 32, 32, 72, 72 वर्ग सेंटीमीटर है। इस ठोस का घन सेंटीमीटर में आयतन, मैंने ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया था कि जब भी किसी घन के फलकों का आयतन दिया हो, जो भी आसन जो फलकें होती हैं उनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, तो आयतन आपको ज्ञात करना, तो सीधा क्या करना है कि अंडर दी रूट क्या करना है, जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मान लो 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 नंबर, तीनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखो अंडर दी रूट 16 और 16 तो 2 एक सी तो है आमने सामने की, तो इसमें से एक ले लेंगे। उसके बाद में एक 32, 32 इसमें भी तो एक ले लेंगे आमने सामने की, ये लो 32। उसके बाद में 72 और 72 में से भी क्या ले लेंगे, एक, या तो 3 दियो या इसने 6 की 6 दे रखी है, तो एक ही बात है। आमने सामने फलकों का जो क्षेत्रफल होता है वो अलग अलग थोड़ी ना होता है। घनाभ के अंदर कोई भी घनाभ होता है उसमें जैसा क्षेत्रफल ऊपर की जो है उसका है, वैसा का वैसा उसमें जस्ट नीचे जो है होगी उसका होगा, जैसा उसका साइड वाली का है उस साइड वाली के सामने होगा, उतना का उतना इसमें होगा। इसमें से एक एक लेना है, गुणा कर लेना। इसमें कितना आएगा, 36,000 शायद 864 आएगा, शायद 36,864 के लगभग आएगा, आप करके देख लेना गुणा। तो उत्तर इसमें अब 36,864 को आप अंडर से निकालोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 192 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 192 में आ जाएगा। गुणा कर लेना, हो सकता है क्या बता गलत हो, लेकिन शायद बिल्कुल ये इतना ही होगा 36,864। क्या करना है, जब भी पृष्ठीय स्तंभ का क्षेत्रफल दिया हो तो तीनों स्तंभ के क्षेत्रफलों को गुणा कर दो, अंडर रूट लगा दो, जो भी उत्तर आए वो क्या आ जाएगा, आयतन। 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो किसके बराबर है, तो कोई भी वर्ग का 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कब हो सकता है, एक वर्ग भुजा जिसकी 12 मीटर है। तो देखो कोई भी वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 12 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो ये तो बहुत हो जाएगा, बताया कितना इसने, केवल 12 वर्ग मीटर ही। 12 वर्ग जिसकी भुजा 1 मीटर है, कि ऐसे 12 वर्ग दिए हैं कि जिनकी भुजाएं कितनी है, 1 मीटर है।
तो बताओ एक वर्ग का कितना हो जाएगा, ये लो एक की स्क्वायर, दूसरे का भी एक की स्क्वायर, तीसरे का भी एक की स्क्वायर, चौथे का भी एक का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, कितने बन जाएंगे 12। तो बताओ एक की स्क्वायर में उत्तर भी तो एक ही आता है ना, तो 12 बार जोड़ देंगे एक को, तो बिल्कुल सही हो रहा है ये, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए कि मूलधन P है, दर R% है, समय T है, साधारण ब्याज S है और चक्रवृद्धि ब्याज C है, तो निम्न संभावनाओं पर विचार करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपको अंतर पता है कि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखो ये तो बिल्कुल कम ही हो गया, गलत ही हो गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा दिखा रहा है किसको, साधारण ब्याज से, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का हो सकता है बराबर, 1 साल का तो हो सकता है, लेकिन 1 साल का कभी भी हम चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी ज्ञात नहीं किया जाता, तो ये कंडीशन भी हट जाती है, हमेशा साधारण ब्याज ही होता है। उसके बाद में हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक वाला ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा 113 में, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है कि कोण x - 10 डिग्री और 190 - x डिग्री, तो बताओ कौन सी स्थिति बनेगी। तो देखो दोनों को जोड़ के देख लो, x - 10 डिग्री, एक मिनट, x - 10 डिग्री प्लस में 190 माइनस में x डिग्री, देखो इस x से क्या कट जाएगा, ये x कट जाएगा, इधर माइनस का है ना ये, तो इस 190 में से 10 निकालो कितने, 180। तो बताओ जब दो कोणों का योग 180 हो तो वो आपस में क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं ना। जब 90 डिग्री हो दोनों कोणों का योग तो क्या होते हैं, वो पूरक। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो होते हैं समपूरक। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3, अनुपातों का योग। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर है h, तो r1 r h1 मान ले, और दूसरे का क्या हो जाएगा, पाई r2 की स्क्वायर h2। ये लो, ये हो गया, सूत्र में रखना है, पाई से पाई काट दो। r1 कितना लेना है, 1, तो 1 की स्क्वायर, h कितना है इसमें 2, बटा में ऊपर कितना लेना है, दूसरे में त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, और इंटू में h कितना है 3। ये लो, इस 1 2 से ये 1 2 कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1/6, मतलब 1:6, तो उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में राजस्थान को कुल कितने सदस्य शामिल हुए हैं, संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य शामिल हुए हैं, क्या पूछा इसने, संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो कितने हुए थे, 116 में बताना है आपको, तो कितने हुए थे, 12। संविधान के संदर्भ में सही संख्यात्मक मानों का चयन कीजिए, सही संख्यात्मक मानों का क्या करना है, चयन करना है। तो संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है इसमें, 12 अनुसूचियाँ और 5 क्या है, परिशिष्ट है। तो 395 अनुच्छेद हैं संविधान में, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 5 क्या है, परिशिष्ट। तो ये बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता अंततः किस में निहित है, तो संप्रभुता बताना है हमें कि किस में निहित होती है, 118 में, तो किसमें, जनता में। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो है, वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। भारत का पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है, भारत का पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है, ये हमसे पूछा है। तो देखो कौन सा हो जाएगा इसमें, 120 में नीलगिरी हो जाएगा। किस साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है। किसी साम्राज्य के जो अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला जो चार्ट होता है वो क्या कहलाता है, तो वंशक्रम कहलाता है। एडगर डेल के अनुभव शंकु को कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है, एडगर जो डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व है जो अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। कक्षा में अध्यापन कराते समय पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या होता है, तो ये तो निश्चित है ग्लोब। दो दशमलव संख्याओं का गुणन, जैसे 0.3 × 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन कौन सा होगा, तो कौन सा साधन हो जाएगा, डायनिस ब्लॉक। मैजिक लालटेन को शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में रखा जाता है, मैजिक लालटेन को शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में रखा जाता है, वो हमसे पूछा, तो किस वर्ग में, दृश्य साधन में। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है, तो कौन सा हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत, निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत, तो 127 में हमसे पूछा, तो क्या हो जाएगा, इसमें छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर किया जाता है, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है और शिक्षकों की अधिगम कठिनाइयों को दूर किया जाता है। तो बताओ इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें केवल एक ही, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का के कारणों का पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण में। निदानात्मक संप्राप्ति एक प्रभावशाली उपकरण है, एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अश्रुतियों के प्रत्यक्ष पक्ष पर शिक्षक का ध्यान चला जाता है, जिसे वह उन अश्रुतियों को विकसित कर होने से पूर्व ही दूर कर सकता है। ऐसी परिभाषा किसने दी थी, 128 में, तो किसने दी थी, कोरनबेक ने दी थी। उपचारात्मक शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है, वो हमसे पूछा 129 में, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, केवल कक्ष का स्तर देखा जाना चाहिए, ये उपचारात्मक शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत नहीं है।
उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन पूछा है तो हमें कौन सा होगा इसमें कि उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, व्यक्तिगत अधिक होता है। और आकलन वह पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो रहे हैं तथा उन्हें प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों को निवारण कैसे किया जाए, इन तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 131 में हो जाएगा निर्माणात्मक आकलन वह पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो रहे हैं तथा उन्हें प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों का निवारण किया जा सकता है। मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति की है। मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। तो क्या हो जाएगा इसमें, डांडेकर ने दी थी यह परिभाषा। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमा अवस्था प्रयुक्त हुई है, तो विशेषण की उत्तमा अवस्था प्रयुक्त किस में हुई है वो हमें बताना है। तो किस में हुई है, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, सभी शुद्ध शब्द हमसे पूछा है कि कौन से में हो जाएंगे, तो कौन से में, चंद्रमौली, समिष्ट और मुनिजन 2 नंबर में। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा होता है 135 में, तो क्या हो जाएगा इसमें, नौकर मालिक से खुश रहता है। बाधा डालना मुहारे का अर्थ, बाधा डालना मुहारे का अर्थ होता है रोड़ा अटकाना। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी इसमें, पूर्वकालिक। प्रश्न निर्माण केस में कितने प्रकार के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है, तो प्रश्न निर्माण केस में कितने उद्देश्यों का ध्यान, 4 उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं 138 के बाद में 139 ना, तो देखो 139 की हम बात करें कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है वो हमसे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न है वो महत्वपूर्ण रहे थे वो हमसे पूछा है। तो इसमें किसके रहे थे, डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न, डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की जो अधिगम सामग्री होती है वो हमसे पूछा है, तो कौन सी हो जाएगी, 3 नंबर मानचित्र। देखो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ सी सैड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रोमिस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा 142 में, तो ये हो जाएगा इसमें 2 नंबर, शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रोमिस। ही सैड ही कुड नॉट कम, डायरेक्ट स्पीच में बताना है कि ही सैड ही कुड नॉट कम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 143 में, ही सैड आई कांट कम। द थिफ इनटू द हाउस एंड टुक अवे द मनी, द थिफ इनटू द हाउस एंड टुक अवे द मनी, जो खालिस्तान है इसमें क्या आएगा 144 में, ब्रोक इनटू आ जाएगा इसमें। अचेलिस हिल मीन्स, तो इसमें क्या हो जाएगा 145 नंबर में 2 नंबर, ए फैटल वीकनेस। 146 में ए जॉब क्राइंग नो सैलरी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना हमें, तो इसमें 146 में क्या हो जाएगा, होनोररी। ए टेस्ट टू फाइंड आउट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर, डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद में एन रिकॉर्ड इन विच एन एक्सीडेंट इज observed and recorded considering its as important on the spot and a qualitative comment is written about it is called, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एक नंबर वाला सही हो जाएगा। एक्यूरेसी इन द टेस्ट मीन, एक्यूरेसी इन द टेस्ट मीन वैलिडिटी। उसके बाद में लास्ट है द बेसिक लैंग्वेज एक्यूर्ड एट होम मे हैव ए पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इनटू द स्कूल लर्निंग इफ द अर्ली ग्रेड रीडिंग इज इंस्ट्रक्टेड इन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, होम लैंग्वेज। तो देखो मैंने पूरा पेपर है वो लेवल 1 का पूरा करवा दिया है। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। आज के लिए इतने, जैसे नेक्स्ट टेस्ट आएगा वो मैं आपको करवा दूंगा, इंतजार जरूर करें थोड़ा, और सही मैटर है मैं आपके लिए लेके आता रहूँ और आगे भी लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।